तो नमस्कार मित्रों, हम आज विशेषतः क्षणभंगुरवाद की चर्चा करने वाले हैं। क्षणभंगवाद या क्षणभंगुरवाद यह सिद्धांत नास्तिक दर्शन जो प्रधान तीन हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन, तो इनमें से बौद्ध दर्शन का यह सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह सिद्धांत है। किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह आपको इस सिद्धांत के जब हम डिटेल्स देखेंगे तो वह अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले तो क्षणभंगुरवाद, क्षणभंगवाद या फिर थियरी ऑफ इम्पेयरमेंट्स या फिर इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्य एंड कारण। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्य एंड कारण क्यों है इसको हम जानेंगे। इसको क्षणभंगवाद भी कहते हैं क्योंकि बहुत संक्षेप में भगवान बुद्ध इसको बताते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम। तो हर एक वस्तु जो है, हर एक पदार्थ जो सृष्टि का है वो क्षण मात्र है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। जब वह सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम शून्यम, इस प्रकार से भावना चतुष्टय वर्णन करते हुए बौद्ध दर्शनकार क्षणभंगवाद की जो थियरी है या सिद्धांत है वह सामने रखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, यह बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत को अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस विश्व में कोई भी वस्तु या पदार्थ जो है वो अमर्त्य या अमर या स्थिर नहीं है और इंस्टेड ऑफ दैट एवरीथिंग इज मोमेंटरी। सर्व जो घटनाएं है, स्थिति है, वह क्षण मात्र है। जैसा मैंने थोड़ी एक आधा मिनट पहले या 1 मिनट पहले मेरा लेक्चर शुरू हुआ, तो लेक्चर शुरू होते वक्त मैं जो था तो अब मैं वह नहीं हूं, यही क्षणभंगवाद है। एवरीथिंग इज प्रोड्यूस फॉर फर्स्ट मोमेंट एंड द सेकंड मोमेंट, वो दूसरे क्षण में जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसी को क्षणभंगवाद कहते हैं और इसीलिए प्रत्येक क्षण में वस्तु नवीन नूतन उसका सृजन होता है, ऐसा यह सिद्धांत हमें समझाता है। तो इफेक्ट इज ऑलवेज न्यू बॉर्न एंड गेट प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज, यानी कारण नष्ट होके कार्य उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड ओपिनियन, यही जो क्षणभंगवाद है वह ऐसे बताते हैं कि ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज स्टेट ऑफ कारण is karya. But here again the third opinion comes, which is mostly belongs to the philosophies of Buddha. That is, their philosophy explain that nothing is stable in the universe. तो ये 3 स्तर में ये सिद्धांत बताया गया है। तो कार्य क्या है? तो वह कारण का परिणाम है, यानी वह चेंज स्टेट ऑफ कारण है। ओके, ये इस पद्धति से वो 2 प्रकार से बताते हैं। और तीसरा जो है कि कोई भी वस्तु जो है इस विश्व की वह स्थिर नहीं है। चरकाचार्य जी भी शारीर स्थान प्रथम अध्याय में एक श्लोक बताते हैं, वो इसी के सदृश है। न ते तत्सदृश तु अन्ये पारंपर्य समुत्थिता सारूप्यादे तएव एते निर्दिशन्ते नवा नवा। तो हर एक क्षण में वस्तु जो है नूतन उत्पन्न होती है और यह परंपरा चलती रहती है। ठीक है, आगे जाते हैं। एक आपके सामने एक उदाहरण रखा है सूर्यफूल के बीज का और सूर्यफूल वनस्पति का। तो देखिए ये कैसे हम समझते हैं इसको। उत्पत्ति, स्थिति और लय यानी सृष्टि का सृजन यानी उत्पत्ति निर्मिति, स्थिति यानी वह मेंटेन कैसी होती है, लय यानी विनाश वह नष्ट कैसे होगी। यह जो 3 स्थितियां हैं वह हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ के बारे में घटती है
ऐसा बौद्ध दर्शनकार बताते हैं। दैट इज इट इज अ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिनोमेना, नाइदर द कॉज और नॉट द इफेक्ट, यानी कारण हो या कार्य हो, कोई भी स्थिर नहीं है। हर एक को उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीन स्थितियों में से जाना ही पड़ता है। यानी एक क्षण को वो उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में उसकी स्थिति यानी उसका कुछ आयुर्मान रहेगा, और तीसरे ही क्षण वो नष्ट हो जाएगा। तो यह सिद्धांत क्षणभंगवाद है। तो अभी आपके सामने जो चित्र रखा है, देखिए ये सूर्यफूल के बीज है, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स। उनको अगर बोए तो उससे अंकुर उत्पन्न होता है, उससे वनस्पति तैयार होगी, वनस्पति को कली आएगी, फिर फूल आएगा, वो फूल परिपक्व होगा, उसमें से बीज, ठीक है, उसके फूल के पंखुड़ियां जो है वो झड़ जाएंगी, और फिर वो पूरा वनस्पति जो है वो सूख जाएगा, इस लास्ट के चित्र जैसा। और ये सूर्यफूल की खेती है, तो ये सूर्यफूल सूखने के बाद उसके जो बीज है वो हार्वेस्ट किसान करता है, और फिर वो खेत हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति। तो हर वस्तु जो है इसी श्रृंखला से उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीन अवस्थाओं में से जाता है, और हर अवस्था में वह वस्तु नित्य नूतन निर्माण होती है। यही हमें भगवान बुद्ध बताते हैं, क्षणभंगवाद बताता है, ठीक है। तो इवन दो फॉर आवर बर्थडे दैट इवन स्लिप्स इनटू द पास्ट एट द नेक्स्ट मोमेंट, ठीक है, मेरा जन्मदिन था, हम वो मना रहे हैं, मनाने को शुरुआत करते हैं और खत्म होता है मनाते वक्त, तब हम दूसरे होते हैं। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि मिलियन सेल्स जो है, असंख्य पेशिका जो है, वो हर एक क्षण को हमारे शरीर में नष्ट होती है, ठीक है, और नित्य नूतन आहार से, आहार रस से उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कार्य इज फॉर्म आफ्टर द डिस्ट्रक्शन एट ऑफ द कारण, दैट इज द कॉज। तो कार्य की उत्पत्ति कब होती है? जो कारण नष्ट होता है, ठीक है। सूर्यफूल के बीज कब उत्पन्न होंगे? जब सूर्यफूल वनस्पति नष्ट होगी, ठीक है ना। और फिर यानी सूर्यफूल का बीज अगर कारण हम बताए इसमें उदाहरण के लिए, और उसका कार्य वह वनस्पति है, तो बीज नष्ट होगा तभी तो वनस्पति तैयार होगी, और वनस्पति नष्ट होगी यानी उसका आयुर्मान पूरा होगा, तभी उससे परिपक्व बीज उत्पन्न होंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग, एवरी body changes at every moment. Okay, so Bauddha Darshan further states that some cause is there for creation or production of the matter, but there is no such cause for its destruction. तो ये भी बौद्ध दर्शनकार बताते हैं कि कुछ कारण ऐसे हैं वो उत्पत्ति के लिए कारण है, ठीक है, या निर्मित के लिए कारण है, परंतु वो जब नष्ट होता है, कार्य जब नष्ट होता है, तो उसका कोई भी कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नाश या नष्ट होना, यह प्रक्रिया जो है वो नैसर्गिक है, ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं। द ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो मोमेंटरी लाइक अ बबल ऑफ वाटर। पानी में जैसे बुलबुला तैयार होता है, कुछ ही क्षण मात्र उसका आयु होता है, और फिर वह बुलबुला नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का आयुष्य है। जीवितम बुद्बुदम प्रायम, ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं, विच लास्ट ओनली फॉर अ मोमेंट। उसका आयु कितना है? क्षण मात्र है। और वैसे ही हम कहते हैं 70 साल जिया, 90 साल जिया, 120 साल, कुछ कुछ हम न्यूज पढ़ते हैं व्यक्ति जीवित रहते हैं, लेकिन वह भी क्षणिक ही है, वह क्षण उसका जो है लंबा है, इतना ही बात है उसमें। The objects produce get changes in every moment very fastly which cannot be visible. ये एक प्रक्रिया जो है, नष्ट होना और पुनर्निर्माण होना उसी क्षण में, ठीक है, उत्पन्न होगा। स्थिति और नष्ट होना, ये बहुत ही हम कह सकते हैं इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये चीजें होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम उसी फॉर्म के अभी हैं, तो वो हम जान नहीं पाते। कोई भी वस्तु है, मैं शरीर का उदाहरण अपने खुद के दे रहा हूं, बट इट इज नॉट ट्रू। द प्रोडक्शन, एग्जिस्टेंस एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर एवर। ओके, सो हमें ऐसे लगता है कि हम पूर्व के ही है, जैसे मैंने क्षणभंगवाद शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत की क्षणभंगवाद बताने लगा,
तब का मैं अभी नहीं हूं, लेकिन ये प्रोसेस उत्पत्ति स्थिति और लय की इतनी फास्ट होती रहती है कि मुझे लगता है वो वही मैं हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति स्थिति लय यानी प्रोडक्शन एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों क्रियाएं जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूटी रहती है, इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं वही हूं। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे जाते हैं। क्षणभंगवाद आयुर्वेद में भी हमें इसी सदृश या इसी सिद्धांत का अंगीकार करते हुए आयुर्वेद के जो मुख्य प्रयोजन है स्वास्थ्य रक्षण और विकार प्रशमन, इनका इस प्रयोजन के पूर्ति हेतु स्वीकार किया गया है। कैसे, देखिए, आचार्य चरक हैज एक्सेप्टेड क्षणभंगुरवाद बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्वभाव परमवाद। आचार्य चरकाचार्य इन द 13th चैप्टर ऑफ सूत्रस्थान, सूत्रस्थान के 13वें अध्याय में आचार्य चरक बहुत अच्छे तरीके से हमें स्वभाव परमवाद, दो शब्द है इसमें, स्वभाव और उपरम। स्वभाव यानी नैसर्गिक नेचुरल और उपरम यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या नष्ट होना। तो वही चीज बता रहे हैं, लेकिन स्वभाव उपरमवाद सिद्धांत इस नाम से। Cause is existed by production, but there is no cause for the destruction. तो स्वभावतः उपरम हो जाती है यानी नैसर्गिक पद्धति से नष्ट हो जाती है। थोड़ा सिंपल एग्जांपल मैं देके आपको बताऊंगा। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवाः हेतु साम्यात् समास्तेषाम् स्वभावो परमः सदा। यह है स्वभाव परमवाद। हमेशा क्षणभंगवाद, स्वभाव परमवाद ये एसक्यू के लिए पूछा जाता है, या आयुर्वेद का क्षणभंगुरवाद बताइए, यह भी पूछा जा सकता है। तो इससे हम ये जाने, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में हमें एक सूत्र मिलता है, वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्याधिका क्रमा, यानी वय की अवस्था है, दिन की अवस्था है, रात्रि की अवस्था है, भुक्त यानी खाने के बाद, अंत मध्य आदिगा क्रमा। अंत यानी कफ दोष, मध्य यानी पित्त दोष और आदिका यानी वात दोष, ये प्रधान रहते हैं। यानी अब हम दिन का उदाहरण लेते हैं, सपोज तो व्हाट इज अबाउट डे, तो मॉर्निंग पीरियड इज ऑफ वाता डोमिनेंस, आफ्टरनून पीरियड इज ऑफ पित्त डोमिनेंस, पित्त प्रधान अवस्था है ये दिन की, दोपहर का काल। और शाम जो है वो क्या है फिर अवस्था, ये जो मॉर्निंग की जो है वो कफ प्रधान, आफ्टरनून की जो है वो पित्त प्रधान और इवनिंग की जो है वात प्रधान स्थिति है दिन की। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस है, इसे कुछ चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वभावतः उपरम होने वाला है। और वैसे ही चय प्रकोप प्रशम वायोर ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तो पित्तस्य श्लेष्मनः शिशिरादिषु, ये जो स्थितियां है चय प्रकोप और प्रशम की, यह एक फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस ही है अपने आप। अगर वो इम्बैलेंस ज्यादा तीव्र ना हो, वृद्धि ज्यादा तीव्र ना हो, प्रकोप ज्यादा ना हो, तो अपने आप वो जो है वो स्थिति संभल जाती है और स्वभावतः नैसर्गिक पद्धति से वह उपरम हो जाता है। उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, जो बुद्ध दर्शनकार भी बताते हैं, वही चरकाचार्य जी यहाँ पे स्वभाव उपरमवाद के सिद्धांत से बता रहे हैं। ठीक है, तो द स्वभाव परमवाद itself is a natural destruction or homeostasis process. Homeostasis process also is described in modern science having a similar thing. Swabhav is a prakriti or natural thing and uparam is destruction or kshaya. So kshaya of dosha dhatu mala is ahetuk, यानी उसके लिए दोषों का जो क्षय होता है या धातुओं का क्षय है, मलों का क्षय है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, वो क्षण मात्र में होता है और ऑटोमेटिकली स्वभावतः नैसर्गिक पद्धति से वह जो है वह अपने आप जो है वो भर जाता है। क्षय जो है दैट इज नोन एज स्वभाव परमवाद। सो उत्पत्ति या वृद्धि जिसे कहते हैं वह जो है वो सहेतुक है, यानी उत्पत्ति के लिए कारण है जैसे क्षणभंगवाद में बताया है, और क्षय के लिए या शमन के लिए
वह अहेतुक है, वह स्वभाव से होता है। यही स्वभाव परमवाद चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में बताया गया है। और एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हमेशा रटते हैं। रचनाचार्य में हम देखते हैं, शीर्यते तत्शरीरम, शरीर अंडरगोज डिस्ट्रक्शन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। शरीर में जो पेशिका उतिकाएं हैं हमारी, वह हर एक सेकंड को जो है उसमें क्षीयमान है। शीर्यते यानी वह नष्ट हो रही है। वेयर एंड टीयर प्रोसेस कंटिन्यूअसली, वह प्रोसेस जो है हमारे शरीर में होता है। और जो आहार हम लेते हैं, वो आहार से आहार रस, फिर रस धातु, रक्त धातु, इससे उनका पोषण होता रहता है। और फिर वो उपरम यानी वो डिस्ट्रक्शन जो है, पेशिकाएं उतिकाएं जो नष्ट हुई है पेशी, वह भर जाती है। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। इफ इट इज सीन साइंटिफिकली, it can be concluded briefly that the wear and tear phenomena goes on forever in the body. ये स्थिति हमेशा होती है। एक और अच्छा उदाहरण देते हैं जो समझने के लिए आपको आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरबीसीज इन द ब्लड विच इज प्रोड्यूस थ्रू द फूड गेट्स डिस्ट्रक्टेड नेचुरली इन 120 days। 120 दिन में वो नष्ट हो जाती है। दिस theory of modern science is identical with this स्वभाव परमवाद। ओके, तो आशा है आपको ये विषय जो है वो समझ में आ रहा है। तो शरीर जो है वह कंटिन्यूअसली क्षयमान है। उसमें मराठी में अगर कहे तो उसमें जो झीज होने ही सतत प्रक्रिया है, ये सतत क्रिया है। और यह परिपालन जो होना है शरीर का, उसके लिए ही मनुष्य कार्यरत रहता है। और इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो शरीर पालन के लिए बताए हैं। प्रोडक्शन ऑफ धातु इज बाय आहार। धातुओं की निर्मित कैसे होनी है? आहार रस से। ओके, और वही आहार रस से फिर नवीन नूतन धातु तैयार होते हैं और पुराने धातुओं की पेशिकाएं जो है, टिश्यू जो है, वो नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, और यही गर्भ से लेके गर्भ पोषण है। फिर गर्भ के बाद वो बालक अवस्था से वो फिर कुमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था। तो तारुण्य अवस्था तक ये जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसको फॉर्मेशन या प्रोडक्शन प्रोसेस ओवरकम करता है और पेशियां बढ़ती रहती है। उसका जरा रेट जो है, फॉर्मेशन रेट ज्यादा रहता है। और यही वयोवृद्ध अवस्था की तरफ जब जाता है एजिंग प्रोसेस में, तो उस वक्त जो डिस्ट्रक्शन है वो फास्ट होता है और नवीन निर्मित जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से जाने। धन्यवाद। आगे का सिद्धांत हम स्वतंत्र रूप से यहाँ देखेंगे।